नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विवाह.com। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीमा, तुम अब तक यहीं बैठी हो, घर नहीं गई? मीना सीमा को अपने कक्ष में लैपटॉप में व्यस्त देख चौंक गई। आओ मीना, बैठो। घर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए समाचार आदि देखने लगी। यह इंटरनेट भी कमाल की चीज़ है, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सीमा बोली। हाँ, वह भी जब तुम विवाह.com में व्यस्त हो। मीना हंसी। तुम भी उपहास करने लगी। विवाह.com मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। सोचती हूँ कोई ठीक ठाक सा प्राणी मिल जाए तो समझो मैं चैन से जी सकूँगी। सीमा बड़े दयनीय ढंग से मुस्कुराई। समझ में नहीं आता तो मैं कैसे समझाऊँ। एक बार मनीष से मिल तो लो, वह भी तुम्हारी तरह हालात का मारा है। पत्नी ने 3 माह की मासूम बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर ली। बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर बुरी तरह टूट चुका है। मीना ने पुनः अपनी बात दोहराई। तुम भी मीना, मैं तो सोचती थी तुम मेरी परम मित्र हो, मुझे और मेरी मजबूरी को भली प्रकार समझती हो। मैं तो स्वयं अपने तलाक के केस में उलझकर रह गई थी। जीवन में कड़वाहट के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। 10 साल लग गए उस मकड़ जाल से निकलने में। सोचा था तलाक के बाद खुली हवा में सांस ले पाऊंगी, पर अब शुभ चिंतक पीछे पड़े हैं। एक तुम्हारे मनीष का ही प्रस्ताव नहीं है मेरे सामने। दूर पास के संबंधियों को अचानक मेरी इतनी चिंता सताने लगी है कि मेरे लिए विवाह के प्रस्तावों की वर्षा होने लगी है। सीमा एक ही सांस में बोल गई। तो इसमें बुराई ही क्या है, अब तो तुम्हारा तलाक भी हो गया है। कब तक यूं ही अकेली रहोगी? अपनी नहीं तो अपने माता पिता की सोचो, तुम्हारी चिंता में भूल रहे हैं। तुम तो स्वयं समझदार हो। तुम्हारे भाई बहन अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि तुम्हारी खोज खबर तक नहीं लेते। मीना भी कब चुप रहने वाली थी। मैंने कब मना किया है? मैं तो स्वयं अपने जीवन से ऊब गई हूँ। और समस्या यह है कि सभी प्रस्ताव तुम्हारे कजिन मनीष जैसे ही हैं। मैंने अपनी मुक्ति के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि मैं किसी और के घाव पर मरहम लगाने की हालत में नहीं हूँ। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरे घावों पर मरहम लगा सके। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मन को मन से राह होती है, पर जब तुम्हें कोई मनचाहा साथी मिल जाए तो बताना जरूर। अकेले ही कोई निर्णय मत ले लेना। इस बार तो हम खूब ठोक बजा कर देखेंगे ताकि बाद में पछताना ना पड़े। वही तो, मैं तो ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो मेरी नौकरी और मोटे वेतन के लालच में नहीं। मैं जैसी हूँ मुझे वैसी स्वीकार कर ले। सीमा भीगे स्वर में बोली तो मीना का मन भी भर आया। दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं और एक दूसरी पर जान छिड़कती थीं। मीना अपने 2 बच्चों और पति के साथ अपने घर संसार में सुखी थी, तो सीमा अपने नारकीय वैवाहिक जीवन से मुक्त होने के संघर्ष में टूट चुकी थी। 10 सालों के लंबे संघर्ष के बाद उसे पीड़ा से मुक्ति तो मिल गई, पर इन 10 सालों के अपमान, तिरस्कार और कड़वाहट को भूल पाना सरल नहीं था। उस पर शुभ चिंतकों द्वारा लाए गए नित नए विवाह के प्रस्ताव उसका जीना दूभर कर रहे थे। अतः उसने अपने जीवन की बागडोर दृढ़ता से अपने हाथों में थामने का निर्णय ले लिया। दूसरा विवाह वह करेगी, पर अपनी शर्तों पर। अपने भावी वर का चुनाव वह स्वयं
करेगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाकर विवाह करे या उसकी नौकरी और ऊंचे वेतन के लालच में विवाह के बंधन में बंधे और उसका जीवन नर्क बना दे। अंतर्मुखी सीमा को इन हालात में इंटरनेट देवदूत की भांति लगा था और वह उसी में अपने सपनों के राजकुमार की खोज में जुट गई थी। एक सप्ताह पहले जब मीना अचानक उसके कक्ष में चली आई थी तो वह विभिन्न इंटरनेट पटलों पर भावी वरों के जीवन विवरण देखने में व्यस्त थी। अमन कुमार नाम के एक युवक का फोटो और जीवन विवरण उसे इतना भा गया कि वह देर तक उस फोटो को हर कोण से देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जीवन विवरण का हर शब्द उसने कई बार पढ़ा और पंक्तियों के बीच छिपे अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न करती रही। पहली बार उसे लगा कि अमन को कुदरत ने उसी के लिए बनाया है। चेहरे का हर भाव उसे दीवाना सा किए जा रहा था। फिर तो सीमा मौका मिलते ही अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती और मंत्रमुग्ध सी अपने प्रिय को निहारती रहती। सीमा को लगता कि अब उसे छिपकर रोमांस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वह डंके की चोट पर अपने प्यार का इजहार करेगी। अमन भी उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में पीछे नहीं रहता था। उसका फोटो देखकर ही वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि उससे मिलने की प्रबल इच्छा प्रकट करता रहता था। पर न जाने क्यों सीमा ही उससे मिलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह एक ही तर्क देती, पहले एक दूसरे को जान लें, समझ लें, तब मिलने की सोचेंगे। सीमा के मन में अजीब सी जड़ता ने घर कर लिया था। कहीं मिलकर निराशा हाथ लगी तो कभी सोचती कि उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है कहीं मात्र स्वप्न तो नहीं, कहीं आंखें खोलते ही सब कुछ विलुप्त तो नहीं हो जाएगा। क्यों न इस स्वप्न को यूं ही चलने दे और उसका रसास्वादन करती रहे। उधर अमन का उससे मिलने का हट बढ़ता ही जा रहा था। सीमा का एक ही उत्तर होता कि पहले हम एक दूसरे को भली प्रकार समझ तो लें। हमारा परिचय हुए 3 माह से अधिक हो गए हैं। अधिक समझने के लिए एक दूसरे से मिलना भी तो जरूरी है। एक दिन अमन अनमने स्वर में बोला, अभी नहीं, मैं जब मानसिक रूप से तुमसे मिलने को तैयार हो जाऊंगी तो स्वयं तुम्हें सूचित कर दूंगी। सीमा ने 2 टूक उत्तर दिया। अब सीमा को मीना की याद आई। मीना, आज शाम को घर आना, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। उसने मीना को फ़ोन कर कहा, ऐसी क्या ज़रूरी बातें हैं जो तुम ऑफिस में नहीं कर सकती? मीना ने उत्सुक स्वर में पूछा। यह तो घर आकर ही पता चलेगा, सीमा ने टाल दिया। सीमा घर पहुंची ही थी कि मीना आ पहुंची। उसका सामना पहले सीमा की माँ से हुआ। नमस्ते आंटी। मीना उन्हें देखते ही बोली, नमस्ते, तुम तो ईद का चांद हो गई हो बेटी, कभी कभी हमसे मिलने भी आ जाया करो। वे बोली, 2 माह पहले ही तो आई थी आंटी। मीना बोली, हाँ, और मैंने तुमसे कुछ कहा था पर उसका कोई नतीजा तो सामने आया नहीं। विवाह का नाम सुनते ही सीमा बेलगाम सांड की तरह भड़क उठती है। सीमा की माँ मीना से बातें कर ही रही थी कि सीमा अपने कमरे के बाहर की बालकनी में प्रकट हुई। अरे मीना, वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ ना। जाओ बेटी, हम वृद्धों के पास, तुम्हारा क्या काम? क्या माँ, छोटी सी बात पर भड़क उठती हो? थोड़ी देर में हम दोनों नीचे आती हैं। सीमा बोली, जाओ मीना बेटी, लैपटॉप खोलकर बैठी होगी। आजकल वही इसका सब कुछ है। अपने परिवार या समाज की तो इसे चिंता ही नहीं है। आंटी अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। वे शायद समझती नहीं
कि सहेली हूँ तो क्या हुआ, ऑफिस में तो तू मेरी बॉस है, मेरी बात भला क्यों मानने लगी। मीना सीमा के कक्ष में पहुँचते ही आहत स्वर में बोली, अब दूंगी एक, पर छोड़ ये सब। यह देख, सीमा ने विवाह.com पर अमन का फोटो और जीवन विवरण निकाल लिया। देख तो कैसा है, वाओ, यह तो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा है। कब से चल रहा है ये सब। मीना अमन का विवरण पढ़ते हुए बोली, 3 माह पहले मिले थे हम दोनों। कहाँ? यहीं इंटरनेट पर, और कहाँ? तो अभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, विवाह भी इंटरनेट पर ही करोगी क्या? मीना हंस दी। अमन तो बहुत दिनों से मिलने की रट लगाए है, मेरी ही हिम्मत नहीं होती। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं क्यों कबाब में हड्डी बनने लगी। अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, अपने निर्णय स्वयं लेने सीखो। ऑफिस में तो लाखों के वारे न्यारे करती हो और यहाँ किसी से मिलने से कतरा रही हो। मीना ने समझाना चाहा, यही पूछना था तुमसे, तुमने कहा था ना कि कोई पसंद आए तो बताना, तो सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ। ओहो, तुम अभी से शर्मा रही हो, चेहरे पर भी लाली छा रही है। चल अभी इससे मिलने का दिन और तिथि तय कर लो। रविवार कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, छुट्टी का दिन है, दोनों पूरा दिन साथ बिता सकते हो, एक दूसरे को जानने समझने में मदद मिलेगी। तुरंत सीमा और अमन के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ और रविवार के दिन मिलने की बात तय हो गई। आंटी, अब मत डांटना मुझे, आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। बैंड बाजा बजने में अधिक देर नहीं है अब। मीना जाते जाते सीमा की माँ से बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पर पूरी बात तो बताती जाओ। वे बोली, वह तो आप सीमा से ही पूछना, मुझे देर हो रही है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, कहकर मीना सरपट भागी। मगर दूसरे दिन कुछ अप्रत्याशित सा घट गया। सीमा एक मीटिंग में व्यस्त थी कि उसके सहायक ने एक चिट ला कर दी। चिट पर अमन कुमार का नाम देखते ही उसके होश उड़ गए। वह बाहर की ओर लपकी। अमन लॉबी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आप यहाँ इस समय? सीमा के मुंह से किसी प्रकार निकला, रहा नहीं गया, इसीलिए मिलने चला आया। मैं रविवार तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। चलो छुट्टी ले लो, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। अमन बोला, यह क्या पागलपन है, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। इस तरह यहाँ क्यों चले आए? देखो सबकी निगाहें हम दोनों पर ही टिकी हैं। सीमा झेप गई थी, पर अमन अपनी ही जिद पर अड़ा था। बड़ी मुश्किल से सीमा ने अमन को समझा बुझाकर भेजा और रविवार को मिलने की बात दोहराई। लंच के समय मीना ने सीमा की खूब खिंचाई की। लगता है अमन बाबू से अब यह दूरी सहन नहीं हो रही, पर इस तरह ऑफिस में आ धमकना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। चलता है, सब चलता है, प्रेम और जंग में सब जायज है। मीना हंस दी। शुक्रवार को सीमा घर पहुंची ही थी कि मीना आ पहुंची। क्या हुआ, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? और अब इस तरह अचानक? सीमा चौंक गई। इतने प्रश्न मत किया करो, अपने कमरे में चलो, जरूरी बात करनी है, मीना बोली। और फिर दोनों सहेलियां सीमा के कमरे में जा बैठीं। मीना ने चटपट विवाहविच्छेद.com नाम की साइट खोली और एक फ़ोटो और जीवन विवरण ढूंढ निकाला। यह देखो, पहचाना? मीना बोली, यह तो अमन है। नहीं, नीचे पढ़ो, यह शाहिद है। यहाँ इसका नाम, काम, धाम सब बदला हुआ है। यहाँ ये महोदय सरकारी अफसर नहीं, चिकित्सक हैं। अविवाहित नहीं, तलाकशुदा हैं, पर फ़ोन नंबर वही है। जाति धर्म भी बदल गए हैं। उफ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? सीमा ने सिर पकड़ लिया। स्वयं पर तरस खाना छोड़ दो सीमा,
ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। चलो मनीष से मिलने चलते हैं। मैं किसी से मिलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तुम्हें उससे मिलवाने नहीं ले जा रही। हम उसके इन अमन उर्फ शाहिद महोदय के विरुद्ध सहायता मांगेंगी। इस धोखेबाज को दंड दिलाए बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला। मनीष साइबर अपराध शाखा में कार्यरत है। मीना मनीष को फ़ोन मिलाते हुए बोली। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां मनीष के सामने बैठी सीमा की आपबीती सुना रही थीं। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है। मैं तो सोचती थी कि ये .com कंपनियां सब कुछ पता लगाकर ही किसी का विवरण पंजीकृत करती हैं। धोखाधड़ी कहाँ नहीं होती सीमा जी। हमारे अपने भी हमें धोखा दे देते हैं। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। यूँ समझ लीजिए कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मनीष बोला और फिर देर तक फ़ोन करने में व्यस्त रहा। कुछ देर तक यह अमन उर्फ शाहिद मुझसे बात करता रहा, पर जब मैंने पूछताछ शुरू की तो फ़ोन काट दिया। पर आप चिंता ना करें, आप चाहें तो अपनी जानकारी गुप्त रखते हुए इस व्यक्ति के विरुद्ध रपट लिखवा सकती हैं। नहीं, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वैसे भी मैं तो बाल बाल बच गई। मीना ने बचा लिया मुझे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैं बहुत डर गई हूँ। अब कभी इस झंझट में नहीं पड़ने वाली। वही तो मैं समझा रहा हूँ। उसने मानसिक संताप दिया है आपको। इसके लिए उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। मनीष ने समझाया। मैं कुछ समय चाहती हूँ। सीमा ने हथियार डाल दिए थे। धीरे धीरे जीवन अपने ही ढर्रे पर चलने लगा था। न सीमा ने अमन वाली घटना का कभी जिक्र किया, न मीना ने पूछा। मीना को लगा कि उस घटना को किसी बुरे सपने की तरह भूल जाना ही ठीक था। अचानक एक दिन मनीष मीना के घर आ धमका। मैं तो खुद तुमसे मिलकर धन्यवाद देना चाहती थी। तुमने उस प्रकरण को कितनी कुशलता से संभाला, वरना तो पता नहीं मेरी सहेली सीमा का क्या हाल होता। मीना ने आभार व्यक्त किया। मीना, आभार तो मुझे तुम्हारा व्यक्त करना चाहिए। सीमा मेरे जीवन में सुगंधित पवन के झोंके की तरह आई। शाम की प्रतीक्षा में दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्या फिर से कहो, सुगंधित पवन का झोंका और न जाने क्या। लगता है आजकल सीमा तुम्हें घास डालने लगी है। मीना मुस्कुराई। घास तो फिलहाल हम ही डाल रहे हैं, पर जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं सीमा से बात करूंगी, मीना ने कहा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसे भनक भी लग गई कि मैं उस पर डोरे डाल रहा हूँ तो भड़क उठेगी। यह समस्या मेरी है, इसे सुलझाने का भार भी मेरे ही कंधों पर है, कहकर मनीष कहीं खो सा गया। मगर मीना उसकी आंखों में लहराते प्रेम के अथाह सागर को साफ देख पा रही थी। पहली बार मीना को लगा कि अपने करीबी लोगों को भी कितना कम जानते हैं हम। पर वह खुश थी, सीमा के लिए और मनीष के लिए भी, जो जाने अनजाने ही निशांत की ओर बढ़े जा रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।